जब मैं बड़ा हुआ तो मेरी मौसी हमारे घर में काम करती थी। मेरी मौसी 42 साल की खूबसूरत महिला थी। वो हमेशा मुझे नहलाने की जिद करती थी। वो ये समझने को तैयार ही नहीं थी कि मैं अब बड़ा हो गया हूँ। ऐसे ही एक दिन उसने मुझसे कहा, जब तुम छोटे थे तो मैंने तुम्हें अपने कंधों पे बिठाकर खिलाया है, मुझे शर्मिंदा मत करो। फिर मौसी ने मुझे जोर से पकड़ लिया और अपने आगोश में भरकर मुझे। मेरा नाम विकास है और मेरा उम्र अभी 22 साल है। दोस्तों, कहते हैं कि मौसी माँ का दूसरा रूप होती है, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे अपनी मौसी को इस तरह देखने का मौका मिलेगा। मुझे नहीं पता था कि जिसने बचपन में मेरा इतना ख्याल रखा, उसका मेरे प्रति नजरिया इस तरह बदल जाएगा। एक बार मेरे माता पिता 1 महीने के लिए विदेश चले गए। इसी बीच माँ ने घर का काम देखने के लिए एक नौकरानी भेज दी। दूसरे दिन सुबह के 9 बजे घर की घंटी बजी तो मम्मी पापा विदेश चले गए थे। इसीलिए जैसे ही मैंने दरवाजा खोला तो देखा कि मेरे सामने एक लंबी सी औरत खड़ी है। वो दिखने में गोरी थी। वो बोली, इस घर में एक नौकरानी की जरूरत थी ना? मैंने कहा, हाँ, मेरी माँ ने आपको बुलाया होगा। फिर मैं उस औरत को तुरंत अपने घर के अंदर बुला लिया। फिर मैंने उसे घर की रसोई दिखाई, लेकिन वो औरत कुछ ज्यादा ही तेज निकली। उसे तुरंत पता चल जाता था कि रसोई में क्या चीज कहाँ रखा है। फिर मैं अपनी माँ को फोन करके बताया कि घर पे नौकरानी आई है। नौकरानी के आने की खबर सुनकर माँ की चिंता दूर हो गई। दिन भर के काम के बाद जब शाम को नौकरानी को काम से छुट्टी का समय आया, फिर उसने कहा, विकास, मैं सुबह से तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन तुम अभी भी मुझे पहचान नहीं पाए। उसकी बात सुनकर मेरे चेहरे पे एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया। मैंने उससे कहा, मैं जानता हूँ कि तुम एक कामकाजी महिला हो। आपकी दूसरी पहचान क्या होगी? इस पे वो बोली, मैं इस घर में नौकरानी बनकर जरूर आई हूँ, लेकिन इससे पहले मैं तुम्हारी मुंह बोली मौसी के नाम से जानी जाती थी। मेरा नाम शकुंतला है। मैंने बचपन में तुम्हारा बहुत ख्याल रखा है। मैं तुम्हारी मौसी हूँ। मेरी देखभाल के लिए मेरी माँ ने मौसी को भेजा था। ये मुझे पता ही नहीं था। मुझे नहीं पता था कि शकुंतला जी मेरी मौसी है। जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो उसे बचपन की बातें भी याद नहीं रहती, और मेरे साथ भी वही हुआ। लेकिन मुझे उनका नाम याद था। इसीलिए जैसे ही शकुंतला मौसी ने मेरा हाथ अपने हाथ में लिया, मुझे उसके स्पर्श में माया का एहसास हुआ। मैंने उससे कहा, आज मैं इतने सालों बाद अपनी मौसी से मिला था, इसीलिए मैं बहुत खुश था। जब उन्होंने देखा कि मैंने उन्हें पहचान लिया है तो उनके चेहरे पे भी मुस्कान आ गई थी। शाम के 6 बज रहे थे तो मैंने मौसी से कहा कि अब घर का सारा काम हो गया है, आप अब जा सकती है। कल समय पे काम पे आ जाइएगा। इस पे वो बोली, विकास बेटा, मेरे पास अपना मकान नहीं है। अगर आप मुझे 2,000 रुपये कम वेतन भी देंगे तो भी चलेगा, लेकिन अगर मुझे रहने के लिए एक कमरा मिल जाए तो अच्छा रहेगा। फिर मैंने अपनी माँ को फोन किया। मैं अपनी माँ को सब कुछ बता दिया। तब माँ ने कहा कि हमारे घर में कई कमरे खाली है, उसे एक कमरा दे दो। अगर वो घर में रहेगी तो तुमको कुछ भी चाहिए होगा तो वो तुरंत लाकर तुम्हें दे देगी। तुम्हें भी कोई छोटा बड़ा काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। माँ की बात सुनकर मैंने उन्हें घर में एक कमरा दे दिया। वो अपने साथ कोई भी कपड़ा नहीं लाई थी, इसीलिए मैंने उन्हें माँ की कुछ पुरानी साड़ियाँ दे दी और अपने माँ के कमरे में चेंज करने को बोल दिया, और मैं बाहर आ गया। लगभग 20 मिनट के बाद मैं माँ के कमरे में दाखिल हुआ, क्योंकि मुझे उनके कमरे से चार्जर लेना था। मैं भूल गया था कि मौसी वहां कपड़े बदल रही थी। मौसी को कपड़े बदलते देखा तो मैं तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन मौसी को मुझे वहां देखकर कोई शर्म नहीं आई। फिर उन्होंने कहा, विकास,
आओ मेरे सामने बैठो और मुझे बताओ कि तुम्हारी माँ कि ये साड़ी मुझ पे कैसी लग रही है। जब वो अपने कपड़े बदल रही थी तब भी वो मुझे अपने सामने बुला रही थी, लेकिन मुझे ये सही नहीं लगा। मौसी देखने में बहुत सुंदर थी। वो 42 साल की थी, लेकिन उनका शरीर बिल्कुल भी 42 साल का नहीं लगता था। कुछ ही देर में वो मेरी माँ की साड़ी पहनकर उनके कमरे से बाहर आ गए। उस पुरानी साड़ी में भी मौसी बेहद खूबसूरत लग रही थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। उन्हें काम पे घर आए 10 दिन हो गए थे। फिर उन्होंने मुझे अपने बचपन की यादों के बारे में बताया। उन यादों को सुनकर वो छोटा लड़का जो हम हमेशा अपने मोबाइल फोन में व्यस्त रहता था, अब उसे अपने बचपन की यादें आने लगी। मौसी ने मुझे थोड़ा परेशान कर दिया। उसे आए हुए कुछ दिन ही हुए थे, तभी उसने मुझसे कहा कि विकास, आज मैं तुम्हें अपने हाथों से नहलाऊंगी। मुझे उनके हाथ से नहलाने में बहुत शर्म आ रही थी। मैंने मौसी से कहा, नहाने का काम छोड़ दीजिए, बल्कि आप देखिए कि आज नाश्ते में क्या बनाना है। मेरे बार बार मना करने पर भी वो मुझे नहलाने के लिए जिद करती रही, चाहे वो कितना भी जोर दे। मैं उनसे नहाना नहीं चाहता था और मैंने वही किया। मैं शावर से बाहर लेकर आया। मैंने देखा मौसी मेरे कमरे में बैठी हुई है। उसने मुझसे कहा, तुम मेरे हाथ से नहीं नहाए, लेकिन अब मुझे तुम्हारे गीले बाल पोंछने दो। मैं उनके सामने अपना सिर झुकाकर और उन्हें अपना तौलिया दे दिया। फिर मैं उनके सामने बैठ गया। वो मेरे बाल संवारने लगी। मौसी मेरे लिए मेरे घर के सदस्य की तरह थी, इसीलिए मैं उसके साथ बहुत खुले विचार वाला था। मैं उनसे कहता था कि आप इस घर को अपना घर समझे। मैंने उनसे जो कहा उन्होंने मुझे गौर से सुना। वो हमारे घर में ऐसे ही रहने लगी जैसे वो उसका अपना घर हो। एक शाम मैं दोस्तों के साथ जन्मदिन की पार्टी में जा रहा था। फिर मौसी ने मुझसे पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो। मैंने उससे कहा कि मैं एक पार्टी में जा रहा हूँ। इस पे वो बोली, तुम मुझे घर का सदस्य कहते हो और अकेले बाहर जा रहे हो। कभी कभी अपनी बेचारी मौसी को कहीं बाहर ले जाओ, घुमाओ फिराओ। फिर मैंने उनसे कहा कि मैं आपको बाहर घुमाने के लिए ले जाने को तैयार हूँ, लेकिन क्या आप उस बाहरी आधुनिक वातावरण में अपनी बराबरी कर सकती हैं। उस पे उन्होंने मुझे ये सहमति दी। फिर मैं उन्हें माँ के कमरे में से एक अच्छी साड़ी पहनाकर तैयार होने के लिए कह दिया, क्योंकि वो पार्टी शानदार थी। जब वो तैयार होकर माँ के कमरे से बाहर आई तो उन्हें देखकर मेरी आंखें चमक उठी, क्योंकि मौसी की सुंदरता की चमक ने तुरंत मेरी नजर खींच ली। मुझे लगा कि वो उम्रदराज है, लेकिन वो तो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। वो मेरी माँ के कमरे से साड़ी नहीं, बल्कि उनकी आधी साड़ी पहनकर आई थी और उन्होंने एक मॉडल की तरह मेकअप किया था। वो देखने में बहुत सुंदर लग रही थी। आज मैंने एक ऐसी महिला को देखा जो साधारण साड़ी में एक अलग ही अवतार में नजर आ रही थी। वो बिल्कुल भी 42 साल की नहीं लग रही थी। उस ड्रेस में उसका शरीर भी बेहद नाजुक और लचीला लग रहा था। उनके वजूद पे जब मेरा नजर गया तो मैं शर्म से अपना सर झुका दिया। फिर जैसे ही मौसी ने मेरी ओर भरी, उनका पैर उसकी हील वाले सैंडल से फिसल गया और वो मेरे ऊपर आ गिरी। अब उनकी सुंदरता की महक खुशबू मेरे चारों ओर फैल गई और उनका वजूद मेरे में आ गया। मैं एक अलग ही फीलिंग्स महसूस करने लगा, लेकिन मौसी मेरे ऊपर से उठ ही नहीं रही थी। फिर मेरा हालत बिगड़ने लगा, कांटा चुभने लगा। तब वो हिली और फिर मुझे भी होश आया और मैंने उन्हें धक्का
धक्का देकर अपने से दूर कर दिया। मैंने उनसे कहा, आपने जो भी मेकओवर किया है जिससे आप एक मॉडल की तरह दिख रही हैं, ये सब तो ठीक है, लेकिन कृपया आप हील्स न पहने, अन्यथा मुझे आपको हर कदम पे उठाना पड़ेगा। फिर उसने एड़ी वाली सैंडल एक तरफ रख दी और मेरी माँ की दूसरी फ्लैट सैंडल पहन ली। जब हम दोनों कार में बैठकर पार्टी के लिए निकले तो मेरी नजर मौसी के ऊपर थी। पार्टी में भी मेरे दोस्तों को लगा कि वो मेरी गर्लफ्रेंड है। सचमुच वो एक गर्लफ्रेंड की तरह ही लग रही थी। इसीलिए पार्टी में मेरे सभी दोस्तों ने सोचा कि वो मेरी प्रेमिका थी। उन्होंने गलत फहमी दूर करने की बजाय और भ्रम पैदा कर दिया। मेरे सभी दोस्तों ने उन्हें बताया कि मैं विकास की दोस्त हूँ। जब हम पार्टी से निकले तो मैंने उससे पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया। फिर वो बोली, तुम्हारा चेहरा तो तभी देखने लायक था जब तुम्हारे दोस्तों ने सोचा कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। तुम अपने दोस्तों को ये बताकर थोड़ी भावुक होना चाहते थे कि मैं आपकी गर्लफ्रेंड हूँ और मैं इसे तुम्हारे चेहरे पे देख सकती थी। तो मैंने सबकी बात पक्की कर दी और सबको बता दिया कि मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। यदि तुम्हें ये पसंद नहीं आया तो मैं इसके लिए क्षमा चाहती हूँ। जैसे ही मौसी ने ये कहा, मैंने उनसे कहा, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है। आपने जो किया वो सही किया। मुझे भाव खाने की आदत है। इस पर उन्होंने कहा, मैं तब से तुम्हें जानती हूँ जब से तुम 2 साल के थे। तब से मैंने तुम्हारी देखभाल की है, अतः मैं तुम्हारे स्वभाव को भली भांति जानती हूँ। मैं उनकी बात सुनकर मुस्कुरा दिया। फिर उन्होंने सीधे कहा कि अब तो हमारी दोस्ती का विषय छिड़ गया है, तो अब मैं सच में तुम्हारी दोस्त बनने के लिए तैयार हूँ। अब मौसी मेरी दोस्त बन गई थी। फिर मैं बोला, अब आपको मेरी मौसी बनने की उम्र भी बीत गई और आपको मौसी कहने की मेरी उम्र भी बीत गई। फिर वो कहने लगी कि फिर तुम मुझे शकुंतला कहकर बुलाना, ये ठीक रहेगा ना। वो 42 साल की महिला थी, इसीलिए मुझे उन्हें उनके नाम से बुलाने में थोड़ी शर्म आ रही थी, लेकिन देखने में वो एक खूबसूरत जवान लड़की की तरह लग रही थी। इसीलिए तो मेरे मुंह से शकुंतला शब्द सहज से निकल गया। अब वो अपना नाम सुनकर किसी नई नवेली दुल्हन की तरह शर्मा गई। फिर हम बातें करते हुए घर पहुंचे और अब हम दोनों थक गए थे, इसीलिए घर पहुंचते ही हम अपने कमरे में चले गए। अगले दिन मैं असमंजस में था कि कॉलेज जाने से पहले कौन सा शर्ट पहनूं। जैसे ही मैंने अपनी माँ को फोन करके पूछना शुरू किया कि मुझे कौन सी शर्ट पहननी चाहिए, तभी मौसी कमरे में दाखिल हुई। फिर उसने मुझसे फोन रखने को कहा। फिर उसने कहा कि जब तुम्हारी मौसी घर पे है तो तुम्हें अपनी माँ को फोन करके परेशान करने की क्या जरूरत है। तुम क्या चाहते हो, क्या नहीं चाहते हो, अब ये मेरी जिम्मेदारी है। तो फिर तुम मुझसे ये भी पूछ सकते हो। मेरी पसंद उतनी भी बुरी नहीं है। फिर मौसी ने मुझे अपनी पसंद की एक शर्ट दी। उसे पहनने के बाद मैं तैयार होकर कॉलेज के लिए निकल गया। उस रात मौसी मेरे कमरे में आई। उसने मुझसे कहा, तुम बहुत थक गए हो, इसीलिए आज मैं तुम्हारा सर में तेल से मालिश करूंगी। जैसे ही उनका हाथ मेरे बालों में घूमने लगा, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। फिर धीरे धीरे उनका हाथ मेरे बालों से मेरी पीठ पे चला गया। माँ के पास ये सब करने का बिल्कुल भी समय नहीं था। मुझे तो याद ही नहीं आया कि मेरी माँ ने मुझे कब ऐसे तेल की मालिश करी थी। वो तो अपने काम में व्यस्त रहती थी, इसीलिए उन्हें टाइम नहीं मिलता था। लेकिन आज मौसी अपने हाथों से मेरी तेल मालिश कर रही थी। जब वो मालिश कर रही थी तो मुझे गहरी नींद आ गई। अगले दिन जब मैं उठा तो मैंने देखा कि मौसी मेरे पैरों के पास सो रही है। जागते ही मैंने उन्हें जगाया। फिर मैंने उनसे कहा, आप यहाँ मेरे पैरों के पास क्या कर रही हो।
उन्होंने कहा, कल जब मैंने तुम्हें तेल की मालिश दी थी तो मेरी भी आंख लग गई थी। आज सुबह मौसी ने मुझसे एक सवाल पूछा जिसने मुझे सोचने पे मजबूर कर दिया। उन्होंने कहा, रात को कुछ देर के लिए मैंने तुम्हारे कंधे पे हाथ रखी थी तो तुम तुरंत सो गए। क्या तुम्हारी माँ तुम्हें समय नहीं देती? क्या तुम्हें कभी मालिश नहीं की गई? मैंने उनसे ये नहीं बताया कि मेरी माँ को अपने काम से मेरे लिए समय नहीं मिलता है। इन सब के विपरीत मैंने उनसे कहा, ऐसा कुछ नहीं है, मेरी माँ मेरा बहुत ख्याल रखती है। फिर मौसी ने सिर हिलाया और बाहर चली गई। कुछ ही देर में हम दोनों नाश्ते की टेबल पे बैठ गए। तभी घर की घंटी बजी। मम्मी पापा दोनों घर आ गए थे। मैं अपने माता पिता को देखकर बहुत खुश हुआ। जब माँ और पापा दोनों घर आए तो पापा की नजर भी मेरी तरह शकुंतला जी पर थी। वे उन्हें ऊपर से नीचे तक देख रहे थे और आज तो वो और भी खूबसूरत लग रही थी। पापा की नजरें उनसे हटने से तैयार ही नहीं हो रही थी। मैं पापा के गले से लग गया। माँ शकुंतला जी को बहुत अच्छे से जानती थी, इसीलिए माँ उनके गले से लग गई। उसी दिन रात को भोजन करते समय मैंने पापा को फिर से अलग तरह से शकुंतला जी की ओर देखते हुए देखा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वे उन्हें इतने ध्यान से क्यों घूर रहे थे। उनका इस तरह उन्हें घूरना मुझे परेशान कर रहा था। रात को खाना खाने के बाद वो अपने कमरे में चले गए, लेकिन शकुंतला मौसी अभी किचन की सफाई कर रही थी। किचन साफ करने के बाद वो अपने कमरे में चली गई। कुछ देर के बाद मैं भी उनसे मिलने उनके कमरे में चला गया, क्योंकि आज हमारे पास कहने को कुछ न था। शकुंतला मौसी मुझे अपने कमरे में देखकर चौंक गई। फिर मैंने उनसे कहा, आपको इतना डरने की जरूरत नहीं है, मैं हूँ आपका विकास। इस पे शकुंतला जी बोली, तुम इतने अचानक से आए कि मैं थोड़ा डर गई। बताओ, कुछ काम था क्या? मैंने कहा, नहीं मौसी, कोई काम नहीं था। हमने आज ज्यादा बात नहीं की, इसीलिए मैं आपसे मिलने आ गया। फिर उन्होंने कहा, ठीक है, अगर तुम्हें मेरी जरूरत हो तो आधी रात को भी मुझे फोन कर सकते हो। मैं तुम्हारे लिए ये यही हूँ। मुझसे बिना कोई सवाल किए वो मेरी बात मान गई। फिर मैं तुरंत उसके कमरे से निकल गया। अगले दिन सुबह के 10 बज गए। अभी तक नाश्ता नहीं बना था। शकुंतला जी जो हर दिन मेरे लिए 8 बजे नाश्ता लाती थी, आज 9 बजे तक नाश्ता नहीं लाई थी। इसीलिए मैं रसोई में ये देखने गया कि नाश्ते में इतना देर क्यों हो रहा है। मैं जैसे ही किचन में गया तो देखा कि शकुंतला जी अपना चेहरा नीचे किए हुए खड़ी थी। वो गहरी सोच में पड़ी हुई थी। मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ। फिर वो बोली, तेरे पापा। वो आगे कुछ कहने ही वाली थी कि तभी पापा रसोई में आ गए। पापा को देखकर उन्होंने अपना सिर मेरी ओर से घुमा लिया। कल जब से पापा घर आए तब से पापा की बुरी नजर शकुंतला जी पर थी। मैं उस पर उनकी बुरी नजर देख सकता था। शकुंतला जी सिर्फ मेरी मौसी नहीं थी, बल्कि अब हमारे बीच तो दोस्ती हो गई थी। मैं उसके साथ इस तरह दुर्व्यवहार होते नहीं देख सकता था। मैं जानना चाहता था कि एक दिन में पापा ने उनके साथ ऐसा क्या किया कि वो इतनी डर गई। मैं आज रात सोने के लिए अपने कमरे में चला गया, लेकिन मेरा मन बेचैन हो रहा था। मैंने सोचा कि मुझे शकुंतला को देखना चाहिए, इसीलिए मैं अपना कमरा छोड़कर सीधे शकुंतला जी के कमरे में चला गया। जब उनके कमरे के पास पहुंचा तो देखा कि मेरे पिताजी शकुंतला जी के कमरे में थे। उन्होंने उनके हाथ में ढेर सारे नोट रख दिए। कहीं पापा ने उसके साथ कुछ गलत तो नहीं किया? पिताजी उन्हें अचानक इतने पैसे क्यों दे रहे थे? सामने का दृश्य देखकर मेरे मन में एक प्रश्न उठा। शकुंतला जी मानो पापा से कह रही थी कि जब तक मैं विकास से नहीं मिलूंगी मैं इस घर से नहीं जाऊंगी।
फिर मैं सोचने लगा कि शायद वो मुझसे प्यार करने लगी है, इसीलिए बिना समय बर्बाद किए मैं उसके कमरे में चला गया। फिर मैंने पापा से कहा, आप शकुंतला जी के साथ क्या कर रहे हैं? मैंने पापा से सवाल किया तो वो वहां मम्मी भी कमरे में आ गई। जब उन्होंने मुझे वहां देखा तो उनके चेहरे पे 12 बज गए थे। माँ और पिताजी के चेहरे पे और अधिक परेशानी नजर आने लगी थी। फिर मेरे माता पिता मुझसे कह रहे थे, तुम अपने कमरे में जाओ। मैंने उनसे कहा, मैं अब जवान हूँ, मैं जानना चाहता हूँ कि यहाँ क्या हो रहा है और आपने शकुंतला जी के साथ क्या किया है। तभी शकुंतला जी मेरे पास आई और मेरे गले से लगकर रोने लगी। फिर शकुंतला जी कहने लगी, विकास, तुम ही हो इस घर में जो मुझे समझते हो। जब से मैं इस घर में आई हूँ, मैं तुम्हें इन लोगों के बारे में सच्चाई बताना चाहती हूँ, लेकिन मैं एक इंसान होने के नाते चुप रही। शकुंतला जी ने कुछ वाक्य कहे और फिर मेरी गर्दन से चिपककर रोने लगी। मैंने भी अपने माता पिता के सामने उन्हें अपनी बाहों में ले लिया और अपने माता पिता से कहा कि अगर आप किसी गरीब महिला के साथ कुछ बुरा करेंगे तो मैं इसे बर्दाश्त नहीं करूंगा। तब माँ ने शकुंतला जी से कहा, बेहतर होगा कि तुम चुप रहो, अब चुप रहो और यहाँ से चले जाओ। अचानक शकुंतला जी मेरी माँ पे चिल्लाने लगी। उन्होंने कहा, अब मैं चुप नहीं रहूंगी, मैं विकास को तुम्हारी सारी सच्चाई बताकर रहूंगी। फिर वो कहने लगी, विकास, तुम अपने अमीर माँ बाप के बेटे नहीं हो, तुम मेरी बड़ी बहन के बेटे हो। तुम्हारी माँ का नाम ममता है। ममता कुछ साल पहले इस घर में काम कर रही थी। उसने 2 जुड़वा बच्चे को जन्म दिया था। उनमें से एक को उसके मालिक ने गोद ले लिया। अब मैं तुम्हारे दूसरे भाई की देखभाल कर रही हूँ। मैं तुम्हारी भी अच्छी देखभाल करूंगी। तुम अभी मेरे साथ आओ। मैंने शकुंतला जी को अपने से दूर कर दिया। फिर मैंने उससे कहा, मुझे आपकी बातों पे भरोसा है, आप मेरी मौसी भी होंगी, लेकिन मैं आपके साथ आकर अपनी जिंदगी खराब नहीं करना चाहता। आप ये गलत कह रही हैं कि ये मेरे माता पिता नहीं हैं। आप उन्हें धमकी दे रही हैं कि आप उन्हें सच बता देंगे कि मैं उनका बेटा नहीं हूँ। इसीलिए वे मुझे खोने से डरते थे, क्योंकि उन्होंने एक माँ और पिता की तरह मेरा ख्याल रखा है। अब मैं सारी सच्चाई जान गया हूँ और आपके मुंह से इसे सुनने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि मेरे माता पिता ने मुझे मेरे सोच से भी अधिक जीवन दिया है। फिर माँ और पिताजी मौसी को पुलिस को देने जा रहे थे, लेकिन मेरे जुड़वा भाई के कारण उन्होंने उसे छुटकारा पा लिया, क्योंकि वो उसकी देखभाल कर रही थी। ऐसे ही कुछ पैसे उसने कुछ साल पहले अपने माता पिता से लिए थे। मेरे जन्म के बाद माँ का निधन हो गया। उन्होंने मेरे बड़े भाई की ठीक से देखभाल नहीं की। उसने उसे उचित संस्कार नहीं दिए थे और इसीलिए आज उसकी हालत खराब थी। मौसी ने इधर उधर से चोरी करके पैसे कमाकर ही अपना मनोरंजन किया था और अब भी वो मेरे माता पिता से पैसे ऐंठने के लिए ही आई थी। उसने घर से कुछ गहने चुरा लिए थे। वो उससे संतुष्ट नहीं थी। उसने मेरे माता पिता से 15 लाख रुपए की मांग की थी, लेकिन इस बार मेरे माता पिता ने उसे मना कर दिया। इसीलिए वो उन्हें धमकी दे रही थी और इसीलिए माँ और पापा उसे कुछ पैसे देकर हमारे घर से बाहर निकाल रहे थे। उसने मेरा भरोसा जीतने की अच्छी कोशिश की थी, लेकिन जैसे ही उसकी सच्चाई सामने आई तो मेरे मन से उनके लिए प्रेम निकल गया। कुछ साल पहले मेरे माता पिता ने मुझे गोद लेने के लिए शकुंतला जी को पैसे दिए थे, लेकिन वो उन पैसों का प्रबंधन ठीक से
कर ना पाई और ना ही वो मेरे बड़े भाई को उचित परवरिश दे सकी। अगर उन्होंने समय रहते अपने पैसे और समय की कद्र की होती तो आज उनका बेटा बेहतर रास्ते पे होता और निश्चित रूप से उतना ही बड़ा नाम रोशन करता। लेकिन मौसी ने ना तो उसे अच्छे संस्कार दिए और ना ही अच्छी शिक्षा दी, इसीलिए आज उन्हें झूठ बोलकर अपनी जिंदगी गुजारने का वक्त आ गया था। तो दोस्तों, पैसे से भी अधिक मूल्यवान है संस्कार। बच्चों का भविष्य इस बात से तय होता है कि हम अपने बच्चों को क्या शिक्षा देते हैं और क्या सिखाते हैं। झूठ चाहे एक बार बोला जाए या बार बार, झूठ का रास्ता हमेशा बुरे रास्ते पर ले जाता है। आपके बच्चे वही करते हैं जो आप करते हैं, इसीलिए कभी भी झूठ मत बोलो और किसी को धोखा मत दो। आज की कहानी आपको कैसी लगी? इस कहानी के बारे में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में घंटी को दबाकर ऑल पे कर ले ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।